क्या? अंधेरी शाम में शहर की रोशनियां एक लग्जरी सेडान की खिड़कियों से फिसल रही थीं। पिछली सीट पर बैठी एक महिला ने एक छोटी सी पर्ची को अपनी मुट्ठी में भींच रखा था और उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही अगली सीट पर बैठे नौजवान ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से उसे एक सख्त नजर से देखा और अपने होठों पर उंगली रखी। धोखा देने वाले को मैं माफ नहीं करता। उसे काम पर रखने वाले आदमी के वे शब्द जो उसने उसकी गर्दन के पास फुसफुसाए थे, उसके जहन में गूंज उठे। उस याद के साथ उसकी उंगलियां हल्की सी कांप उठीं। ठीक उसी पल पीछे वाली कार की हेडलाइट्स रियर व्यू मिरर में गुस्से से चमकी। कोई उनका पीछा कर रहा था। कहानी शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं, ताकि हम आपके लिए सौभाग्य की कामना कर सकें। 27 साल का नौजवान रोहन शर्मा आज अपनी नई नौकरी के पहले दिन जा रहा था। उसे राठौर ग्रुप की मालकिन प्रिया सिंह राठौर का निजी ड्राइवर चुना गया था। सच कहें तो पिछले 6 महीनों से नौकरी न मिलने की वजह से रोहन बहुत परेशान था। 2 महीने का किराया बाकी था और बैंक अकाउंट खाली हो चुका था। फ्रिज में बस 2 पैकेट मैगी और थोड़ा सा अचार बचा था। लेकिन अब आखिरकार उसे यह नौकरी मिल गई थी। इंटरव्यू वाले दिन को याद करके आज भी उसका दिल धड़कने लगता है। 3 इंटरव्यू लेने वालों ने रोहन को घूरते हुए पूछा था, तुमने अपनी पिछली नौकरी क्यों छोड़ी? रोहन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर ईमानदारी से जवाब दिया, मैं अन्याय होते हुए नहीं देख सका। इंटरव्यू लेने वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, जबकि दूसरे ने कुछ लिखते हुए एक गोला बना दिया। माहौल अजीब तरह से ठंडा हो गया था। रोहन ने सोचा, लगता है इस बार भी नहीं हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ दिनों बाद उसे नौकरी मिलने की खबर मिली। लेकिन जब उसने कॉन्ट्रैक्ट देखा तो उसमें कई अजीब शर्तें थीं। एक शर्त यह थी कि वह काम के दौरान जानी गई किसी भी जानकारी को किसी को नहीं बताएगा, और अगर उसने ऐसा किया तो उसे 5 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना भरना होगा। रोहन एक पल के लिए झिझका, लेकिन उसे तुरंत पैसों की जरूरत थी। अगर उसने बकाया किराया नहीं चुकाया तो अगले महीने उसे घर से निकाल दिया जाएगा। आखिरकार रोहन ने पेन उठाकर साइन कर दिए। नौकरी के पहले दिन रोहन सुबह जल्दी उठा, नहाया और सूट पहना। शीशे में खुद को देखते हुए उसने कसम खाई, इस बार सब ठीक करना है, प्लीज। राठौर ग्रुप के मालिक के बंगले पर पहुंचकर रोहन का मुंह खुला का रह गया। यह बंगला वैसा ही था जैसा उसने फिल्मों में देखा था। बगीचा ही एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा था और बीच में एक फव्वारा भी था। संगमरमर की सीढ़ियां और ऊंचे खंभे किसी महल जैसे लग रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि काम करने वाले लोगों का माहौल बहुत ठंडा था। माली, सफाई करने वाले, घरेलू नौकर, कोई भी एक दूसरे से नजर नहीं मिला रहा था और चुपचाप अपना काम कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई राज छुपा रहे हों। न कोई हंस रहा था, न कोई बात कर रहा था। बस सब चुपचाप, बहुत चुपचाप अपना काम कर रहे थे। रोहन जब दरवाजे के पास अजीब तरह से खड़ा था तो 70 साल की एक महिला उसके पास आई। वह शांति काकी थी, जो इस घर में लंबे समय से काम कर रही थी। शांति काकी ने रोहन के चेहरे को ध्यान से देखा और धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारी आंखें बहुत भोली हैं, लेकिन यही तुम्हारी कमजोरी बन सकती है। यहां पर कुछ ना देखना और कुछ ना सुनना ही सबसे अच्छा है, समझे? रोहन को समझ नहीं आया कि शांति काकी क्या कहना चाहती हैं, लेकिन उसे अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस हुई। शांति काकी की आंखों में चेतावनी और चिंता दोनों थे। कुछ देर बाद सिक्योरिटी चीफ गजेंद्र सिंह वहां आया। वह लगभग 6 फुट 3 इंच का एक विशाल आदमी था और उसकी नजरें बहुत तीखी थीं। गजेंद्र ने रोहन को अपना बैग देने को कहा। फिर उसने बैग की हर चीज एक एक करके बाहर निकालकर जांची। बटुआ, मोबाइल फोन, पेन, यहां तक कि रुमाल भी। इतना ही नहीं, उसने मेटल डिटेक्टर से रोहन के शरीर की भी तलाशी ली। इस घर की एक भी तस्वीर खींची तो समझ लेना वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा, समझे? रिकॉर्डिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं। गजेंद्र की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। रोहन ने घबराकर सिर हिलाया। उसकी हथेलियों में पसीना आ गया। आखिरकार प्रिया मैडम से मिलने का पल आया। प्रिया सिंह राठौर 50 के दशक के मध्य में थीं और बहुत शालीन लग रही थीं। उन्होंने मोतियों का हार पहना था और उनकी साड़ी भी बहुत सलीकेदार थी, लेकिन ध्यान से देखने पर उनका चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा था। उनके हाथ भी हल्के
से कांप रहे थे। आराम से काम करना रोहन जी, मैं ज्यादा परेशान नहीं करती, बस सुरक्षित गाड़ी चलाना, प्रिया मैडम ने नरमी से कहा। उनकी आवाज भी गर्मजोशी से भरी थी, लेकिन रोहन को एक उदासी का एहसास हुआ। उसे लगा कि मैडम की मुस्कान के पीछे एक गहरा अकेलापन छिपा है। जब वह गाड़ी की जांच करने जा रहा था, तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, तो तुम हो नए ड्राइवर। मुड़कर देखा तो विक्रम सिंह राठौर खड़े थे। वह 60 के दशक की शुरुआत में थे और उन्होंने एक शानदार सूट पहना हुआ था। उनमें एक करिश्मा था, लेकिन उनकी आंखें तेज और ठंडी थीं, जैसे कोई बाज अपने शिकार को देख रहा हो। जब तक मुंह बंद रखोगे तब तक टिकोगे, जिस दिन मुंह खोला उसी दिन खत्म, समझे? चेयरमैन ने रोहन के कंधे पर जोर से थपथपाया। उन्होंने यह मजाक में कहा था, लेकिन उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। फिर वह बस चले गए। पीछे से किसी के हंसने और फुसफुसाने की आवाज आई। यह भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, यह तीसरा है। रोहन को पहले दिन से ही एक अजीब एहसास होने लगा था। इस घर में कोई बहुत बड़ा राज छिपा था। पहली ड्राइव पर जाते समय रोहन बहुत सावधानी से गाड़ी चला रहा था। वह ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहा था और अचानक ब्रेक लगाने से बच रहा था। तभी कार के अंदर प्रिया मैडम ने रियर व्यू मिरर से रोहन को देखते हुए धीरे से कहा, रोहन जी, जल्द ही एक तूफान आने वाला है। रोहन चौंक गया और पीछे मुड़ने ही वाला था, लेकिन ड्राइविंग के कारण उसने सिर्फ रियर व्यू मिरर से मैडम को देखा। जी मैडम, आपका मतलब? कुछ मत पूछिए, बस सावधान रहिएगा। प्रिया मैडम की आवाज धीमी और गंभीर थी, और फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। कंपनी के हेड ऑफिस की पार्किंग में प्रिया मैडम को छोड़ने के बाद रोहन कार में इंतजार कर रहा था। गर्मी की वजह से उसने खिड़की थोड़ी खुली रखी थी। तभी बाहर से बातचीत की आवाज आई। चेयरमैन और उनका सेक्रेटरी बात कर रहे थे। शेयर ट्रांसफर की प्रक्रिया कहां तक पहुंची? सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है सर। मनोरोग विशेषज्ञ की रिपोर्ट भी तैयार है। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वे किस बारे में बात कर रहे थे? शेयर ट्रांसफर और मनोरोग विशेषज्ञ की रिपोर्ट। शाम को जब मीटिंग खत्म हुई, रोहन गाड़ी की सर्विसिंग कर रहा था। वह डैश कैम और टायरों की हवा की जांच कर रहा था। तभी उसे ड्राइवर की सीट के नीचे कुछ अजीब मिला। एक छोटा सा काला उपकरण टेप से चिपकाया हुआ था। रोहन ने अपने फोन पर खोजा। यह एक सुनने वाला उपकरण था। एक बग, कोई कार के अंदर की बातें सुन रहा था। रोहन के हाथों में ठंडा पसीना आ गया। ठीक उसी पल पीछे से एक आवाज आई। अभी क्या कर रहे थे? चेयरमैन थे। वह न जाने कब आकर ठीक पीछे खड़े हो गए थे। डैश कैम की जांच कर रहा था सर, रोहन ने कांपती आवाज में जवाब दिया। चेयरमैन ने अपनी तीखी नजरों से कार के अंदर धीरे धीरे देखा और कहा, आगे से मेरी इजाजत के बिना कार को हाथ मत लगाना, समझे? जी सर। चेयरमैन बिना कुछ और कहे चले गए, लेकिन रोहन काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, हिल भी नहीं पा रहा था। उस रात अपने कमरे में लौटकर रोहन शीशे में देखते हुए बुदबुदाया, यहां कुछ तो बहुत गड़बड़ है। आखिर हो क्या रहा है? उसके फोन की बैटरी भी अजीब तरह से जल्दी खत्म हो रही थी। सुबह पूरी चार्ज की थी और अब सिर्फ 50% बची थी। कहीं मेरा फोन भी तो हैक नहीं हो रहा? और दूर उसके कमरे के सामने वाली सड़क पर एक काली सेडान अपनी लाइट बंद करके खड़ी थी। कार के अंदर एक अनजान आदमी बैठा रोहन की खिड़की को देख रहा था। उस आदमी ने फोन मिलाया। नए ड्राइवर की जानकारी निकालो। दूसरी तरफ से एक ठंडी धीमी आवाज में जवाब आया, ठीक है, उस पर 24 घंटे नजर रखो, एक पल के लिए भी नजर नहीं हटनी चाहिए। रोहन का पहला दिन ऐसे ही खत्म हुआ, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। उस रात रोहन ने एक बुरा सपना देखा। सपने में चेयरमैन उसका गला घोंट रहे थे और चिल्ला रहे थे, मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो। रोहन का दम घुट रहा था। वह चीखते हुए उठा। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। घड़ी देखी तो सुबह के 4:30 बज रहे थे। वह दोबारा सो नहीं सका। वह बस छत को घूरता रहा और आखिरकार उठकर नहाने चला गया। काम पर जाते समय एक अजीब बात हुई। उसे लगा कि एक कार लगातार उसका पीछा कर रही है। जब रोहन बाएं मुड़ा तो वह कार भी बाएं मुड़ी, और जब वह दाएं मुड़ा तो वह भी दाएं मुड़ी। उसका दिल धड़कने लगा। ट्रैफिक लाइट पर रुककर जब उसने पीछे देखा तो वह कोई और कार थी। रोहन ने एक लंबी सांस ली और खुद से कहा, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, थकान की वजह से होगा। लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। ऑफिस पहुंचकर
रोहन को कुछ दस्तावेज देने के लिए चेयरमैन के ऑफिस, जो 20वीं मंजिल पर था, जाना पड़ा। वह गलियारे में इंतजार कर रहा था। तभी ऑफिस के दरवाजे की दरार से बातचीत की आवाज आई। यह चेयरमैन और उनके सेक्रेटरी की आवाज थी। प्रिया अब किसी काम की नहीं है, बस शांति से शेयर ट्रांसफर हो जाए। उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती कराने के लिए सहमति पत्र भी तैयार है। सर, हमने एक डॉक्टर से भी बात कर ली है। बहुत अच्छे। इस बोर्ड मीटिंग में उसे पूरी तरह से खत्म कर देंगे। मैं अब और कोई रुकावट नहीं चाहता। रोहन को लगा जैसे उसका दिल रुक जाएगा। मानसिक अस्पताल? क्या वे प्रिया मैडम को जबरदस्ती मानसिक अस्पताल भेजने की योजना बना रहे थे? रोहन का दिमाग सुन्न हो गया। उसकी हथेलियों में पसीना आ गया। रोहन ने धीरे से अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। वह गलियारे की दीवार से सटकर खड़ा हो गया और फोन को दरवाजे की दरार के पास ले गया। वसीयत में भी हेरफेर कर दी है। सारे वकील हमारी तरफ हैं। पैसे दो तो वे कुछ भी कर देते हैं। प्रिया चाहे जितना भी हाथ पैर मार ले, कोई फायदा नहीं होगा। न उसके पास कोई सबूत है, न कोई मदद करने वाला। उन दोनों के जोर जोर से हंसने की आवाज भी रिकॉर्ड हो गई। तभी गलियारे की छत पर एक लाल बत्ती चमकी। सीसीटीवी कैमरा। रोहन घबरा गया। रिकॉर्डिंग करते हुए उसकी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई थी। रोहन ने जल्दी से फोन अपनी जेब में डाला और बाथरूम की तरफ भागा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। बाथरूम के शीशे के सामने हाथ धोने का नाटक करते हुए उसने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। लगभग 3 मिनट 40 सेकंड की रिकॉर्डिंग हुई थी। क्या मैं सीसीटीवी में आ गया? अब क्या होगा? लेकिन जो होना था हो चुका था। रोहन ने फाइल जांची। शुक्र है, चेयरमैन की आवाज साफ रिकॉर्ड हुई थी। रोहन चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतर गया। लिफ्ट लेता तो फिर से सीसीटीवी में आ जाता। सुबह का काम खत्म करके दोपहर 2 बजे वह प्रिया मैडम को लेकर बाहर निकला। जब मैडम कार में बैठी तो उनका चेहरा रोज जैसा नहीं था। वह कुछ गंभीर लग रही थीं और उन्होंने अपने होंठ कसकर भींच रखे थे। कार चलने के लगभग 10 मिनट बाद प्रिया मैडम ने धीरे से पूछा, रोहन जी, आज चेयरमैन ने कुछ कहा? नहीं मैडम, कुछ खास नहीं। झूठ मत बोलिए। स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथ देखिए। रोहन ने अपने हाथों को देखा। वे सच में हल्के से कांप रहे थे। प्रिया मैडम ने एक लंबी सांस ली और कहा, मुझे भी पता है, कुछ बड़ा होने वाला है। मेरे पति कुछ साजिश रच रहे हैं। मैडम की आवाज में निराशा और दुख मिला हुआ था। तभी गाड़ी चलाते समय अचानक टायर से चू की आवाज आई। टायर पंक्चर हो गया था। रोहन ने धीरे धीरे गाड़ी सड़क के किनारे रोकी। उसने इमरजेंसी लाइट जलाई और कार से उतरकर टायर देखा। कुछ अजीब था। एक कील घुसी हुई थी, लेकिन उसका एंगल अजीब था। आमतौर पर जब कोई कील पर गाड़ी चढ़ती है तो वह टायर के नीचे सीधी घुसती है, लेकिन यह तिरछी घुसी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर साइड से ठोकी हो। लगता है किसी ने यह जानबूझकर किया है, रोहन ने कहा। प्रिया मैडम भी कार से उतरी। उन्होंने शांति से कहा, लगता है कोई हमें रोकना चाहता था या शायद डराना चाहता था। रोहन ने रोड साइड असिस्टेंस को फोन किया तो ट्रक को आने में 30 मिनट लगने वाले थे। इंतजार करते हुए रोहन ने चुपके से डैश कैम की जांच की। उसने एसडी कार्ड निकालकर अपने फोन में फाइलें खोली। 2 दिन पहले की एक रिकॉर्डिंग में उसे चेयरमैन की आवाज मिली। चेयरमैन किसी से फोन पर बात कर रहे थे। मानसिक अस्पताल की तैयारी हो गई। ठीक है, अगले हफ्ते सब खत्म हो जाएगा। प्रिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। यह सिर्फ एक पति पत्नी का झगड़ा नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी। चेयरमैन प्रिया मैडम को रास्ते से हटाना चाहते थे। तभी एक काली कार वहां आई। वह सिक्योरिटी चीफ था। सिक्योरिटी चीफ कार से उतरा और रोहन के पास आया। क्या हुआ? टायर पंक्चर हो गया? जी, अचानक हो गया। लाओ मैं देखता हूं। सिक्योरिटी चीफ ने कार की डिक्की खोली और अंदर झांकने लगा। फिर उसने कार के अंदर भी तलाशी ली। पिछली सीट, अगली सीट, यहां तक कि डैशबोर्ड का ग्लोव बॉक्स भी खोलकर देखा। उसने डैश कैम को भी छूने की कोशिश की। हम खुद जांच कर लेंगे, कोई बात नहीं। रोहन ने जल्दी से उसे रोक दिया। सिक्योरिटी चीफ ने रोहन को कुछ देर घूरा और फिर उसके कंधे पर थपथपाया। उसका स्पर्श भारी और धमकी भरा था। सुनो नए ड्राइवर, अगर यहां लंबे समय तक काम करना चाहते हो तो फालतू की जिज्ञासा छोड़ दो, समझे? सिक्योरिटी चीफ अपनी कार में बैठकर चला गया, लेकिन जाते जाते भी वह रियर व्यू मिरर से रोहन को देखता रहा। तो ट्रक आया और टायर बदल दिया गया। सूरज ढल चुका था।
उन्होंने बंगले की ओर वापस जाने का फैसला किया। अंधेरी शाम थी। शहर की रोशनियां कार की खिड़की से बाहर बह रही थीं। बंगले की ओर जाते हुए रोहन ने एक ट्रैफिक लाइट पर कार रोकी। उसने पिछली सीट पर एक नजर डाली। प्रिया मैडम खिड़की से बाहर देख रही थीं। रोहन ने एक छोटी सी पर्ची मोड़कर धीरे से पीछे की ओर बढ़ाई, जैसे वह पानी की बोतल दे रहा हो। आप पर नजर रखी जा रही है, सावधान रहें। जैसे ही प्रिया मैडम ने पर्ची खोलकर पढ़ी, उनकी आंखें बड़ी हो गईं। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली। क्या? वह कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही वाली थीं। रोहन ने जल्दी से रियर व्यू मिरर से मैडम को देखते हुए अपने होंठों पर तर्जनी उंगली रखी। यह शिष्य का इशारा था। उसने अपनी सख्त नजरों से कुछ न कहने का संकेत दिया। ठीक उसी पल पीछे वाली कार की हेडलाइट्स रियर व्यू मिरर में गुस्से से चमकी। कोई उनका पीछा कर रहा था। प्रिया मैडम ने धीरे से सिर हिलाया और जल्दी से पर्ची अपनी जेब में डाल ली। बंगले पर पहुंचकर रोहन कार से उतरा और उनके लिए दरवाजा खोला। प्रिया मैडम हमेशा की तरह शांति से उतरी, लेकिन उनकी नजरें सख्त थीं। उस रात जब रोहन अपने कमरे में लौटा तो दरवाजा खोलते ही उसका फोन बजा। एक मैसेज था। भेजने वाले का नंबर नहीं दिख रहा था। चुपचाप अपना काम करो, अगर लंबी और स्वस्थ जिंदगी चाहते हो तो। रोहन का फोन लगभग हाथ से छूट ही गया था। यह किसने भेजा? उसे मेरा नंबर कैसे मिला? रोहन ने रिकॉर्डिंग फाइल फिर से जांची। शुक्र है, वह ठीक से रिकॉर्ड हुई थी। चेयरमैन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। प्रिया मैडम को बचाने का यही एकमात्र सबूत था। लेकिन अब रोहन भी खतरे में था। उस पर नजर रखी जा रही थी और उसे धमकी भरे मैसेज भी मिल रहे थे। अपनी पिछली नौकरी में भी रोहन अन्याय देखकर चुप नहीं रह सका था और नौकरी छोड़ दी थी। उसने फैसला किया, वह चुपचाप नहीं बैठेगा, लेकिन इस बार उसे ज्यादा सावधान रहना होगा। पिछली बार की तरह गलत होते देखकर वह बेबस होकर नौकरी नहीं छोड़ सकता था। रोहन ने एक यूएसबी ड्राइव निकाली। उसने रिकॉर्डिंग फाइल और डैश कैम वीडियो को यूएसबी में सेव किया। उसने फाइल का नाम भी बदल दिया, ऐसा नाम जो कोई पहचान न सके। उसने उसे टैक्स डॉक्यूमेंट्स के नाम से सेव किया। फिर उसने यूएसबी को बिस्तर के गद्दे के नीचे गहराई में छिपा दिया। किसी भी अनहोनी के लिए रोहन बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वह छत को घूरते हुए सोचता रहा, मैं यह क्या कर रहा हूं? कहीं मैं भी तो खतरे में नहीं पड़ जाऊंगा? लेकिन प्रिया मैडम का थका हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उनकी मदद मांगती हुई आंखें। रोहन ने खुद से वादा किया, मैं जितना कर सकता हूं करूंगा, क्योंकि यह सही है। और इस तरह रोहन की दूसरी रात बीत गई। अगली सुबह जब रोहन बंगले पर पहुंचा तो शांति काकी किचन से बाहर आई। उन्होंने चारों ओर देखा, फिर रोहन का हाथ पकड़कर उसे स्टोर रूम की तरफ ले गईं। वहां कोई नहीं था। शांति काकी ने धीमी आवाज में पूछा, बेटा कल तुमने मैडम को क्या दिया था? वो पर्ची। रोहन चौंक गया और उसका मुंह खुला रह गया। उन्हें कैसे पता चला? क्या वह पकड़ा गया? शांति काकी ने रोहन का हैरान चेहरा देखकर मुस्कुराई और सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं मैडम की तरफ हूं। मैंने 50 साल उनकी सेवा की है। मैंने उन्हें तब से देखा है जब वह एक बच्ची थीं। उन्हें खाना खिलाया, स्कूल भेजा। वह मेरी बेटी जैसी हैं। शांति काकी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने झुर्रीदार हाथों से आंसू पोंछे। मुझे पता है चेयरमैन साहब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वह मेरी बच्ची के साथ कुछ बुरा करना चाहते हैं। सुना है उसे मानसिक दुख लग रहे हैं, अस्पताल भेजना चाहते हैं। यह सब बकवास है। मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। शांति काकी ने एक गहरी सांस ली। बेटा क्या तुम मैडम की मदद कर सकते हो? मैं अब बूढ़ी हो गई हूं, मुझ में ताकत नहीं है, लेकिन तुम जवान हो और समझदार लगते हो। रोहन ने सिर हिलाया। मैं भी यही करना चाहता हूं। मुझे लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। शांति काकी ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनके हाथ ठंडे और सूखे थे, लेकिन उनमें ताकत थी। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सावधान रहना। यहाँ चारों तरफ आंखें और कान हैं। माली, सफाई करने वाले, सब चेयरमैन साहब के आदमी हैं। मुझ पर और तुम पर ही भरोसा किया जा सकता है। सुबह की ड्राइव का समय हो गया। प्रिया मैडम कार में बैठीं और एक नई जगह जाने को कहा। रोहन जी, आज हम मरीन ड्राइव चलेंगे, किसी ऐसी जगह जो रोज से अलग हो, जहां ज्यादा भीड़ न हो। रोहन ने ठीक है कहा और गाड़ी चलाई। वह हमेशा वाले पार्क की बजाय एक बहुत ही शांत जगह पर गया। यह समुद्र के किनारे एक छोटा शांत कोना था। हफ्ते के दिन की सुबह होने के कारण लगभग कोई नहीं था। बस एक दो बुजुर्ग टहल रहे थे।
प्रिया मैडम कार से उतरी और कहा, चलो थोड़ी देर टहलते हैं, कार भी अब सुरक्षित नहीं है। दोनों समुद्र के किनारे धीरे धीरे चलने लगे। हवा चल रही थी और प्रिया मैडम के बाल उड़ रहे थे। दूर अरब सागर की लहरें चमक रही थीं। प्रिया मैडम ने बात शुरू की, रोहन जी, आप यह काम क्यों करते हैं? आपकी उम्र के लोगों के लिए और भी बहुत काम है। जीने के लिए मैडम, गुजारा करने के लिए। मुझे 6 महीने से कोई नौकरी नहीं मिली थी, किराया भी बाकी था। रोहन ने ईमानदारी से जवाब दिया, छिपाने के लिए कुछ नहीं था। आप ईमानदार हैं, झूठ नहीं बोलते, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं आप पर भरोसा कर सकती हूं। प्रिया मैडम एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, कल की पर्ची के लिए शुक्रिया, हिम्मत दिखाने के लिए। मैंने चेयरमैन साहब की बातें सुन ली थी, गलती से। वे आपको मानसिक अस्पताल भेजने की योजना बना रहे हैं। प्रिया मैडम हैरान नहीं हुई, उन्होंने बस एक उदास मुस्कान दी। मुझे अंदाजा था, मेरे पति को बदले हुए बहुत समय हो गया है। पहले वह एक अच्छे इंसान थे, लेकिन पैसे और ताकत ने उन्हें बदल दिया। जब से उन्होंने अपने पिता का बिजनेस संभाला है, वह पूरी तरह से बदल गए हैं। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है जिसमें चेयरमैन साहब अपने सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं। मानसिक अस्पताल, वसीयत में हेरफेर, शेयर हड़पना, सब कुछ रिकॉर्ड है। प्रिया मैडम रुक गईं। उन्होंने सीधे रोहन की आंखों में देखा, तो आप भी खतरे में हैं। अगर चेयरमैन को पता चल गया तो वह आपको नहीं छोड़ेंगे। मुझे पता है मैडम, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं इसे अंत तक ले जाऊंगा। प्रिया मैडम की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने उन्हें बहने नहीं दिया। उन्होंने खुद को संभाला। शुक्रिया रोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अकेली थी, लेकिन अब मेरे साथ लड़ने के लिए कोई है। प्रिया मैडम ने एक गहरी सांस ली और फिर बोली, कल शांति काकी आपको एक फोन देंगी। वह उनके नाम पर लिया गया एक प्रीपेड फोन है, उसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। हम सिर्फ उसी से बात करेंगे। आपका अभी का फोन जरूर टैप हो रहा होगा। ठीक है मैडम। और कार में रेडियो तेज आवाज में चलाना, क्योंकि उसमें बग लगा है। कोई भी जरूरी बात कार में मत करना। इशारों में या पर्ची पर लिखकर बात करना, और पर्ची पढ़ने के बाद तुरंत फाड़ कर फेंक देना। प्रिया मैडम ने पहले से ही सब कुछ सोच रखा था। वह शांत और बहुत व्यवस्थित थीं। उस रात रोहन ने अपने कमरे में रिकॉर्डिंग को फिर से सुना और जरूरी बातें एक कागज पर लिखी। उसने आचार शीट पर तारीख, समय और मुख्य बातें लिखी। वह आधी रात के बाद तक काम करता रहा। 2 नवंबर दोपहर 3 बजे शेयर हड़पने की योजना पर चर्चा। 5 नवंबर सुबह 10 बजे जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती कराने की तैयारी। 7 नवंबर दोपहर 2 बजे वसीयत में हेरफेर पूरी होने की पुष्टि। 9 नवंबर बोर्ड मीटिंग की तारीख तय। अगले दिन पानी की बोतल देने का नाटक करते हुए उसने वह नोट प्रिया मैडम को दिया। मैडम ने उसे अपने बैग में रखा और बाथरूम में जाकर पढ़ा। जब वह बाहर आईं तो उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी नजरें दृढ़ थीं। उन्होंने नोट को तुरंत फाड़कर टॉयलेट में बहा दिया। दोपहर में चेयरमैन ने रोहन को बुलाया। रोहन, जरा ऊपर आओ। रोहन कांपते हुए दिल से चेयरमैन के ऑफिस गया। चेयरमैन अपनी बड़ी सी मेज के पीछे बैठे थे। ड्राइविंग कैसी चल रही है? कोई मुश्किल तो नहीं? मैडम ज्यादा परेशान तो नहीं करती? सब ठीक है सर, वह परेशान नहीं करती। मैडम आजकल कहाँ जाती हैं? अकेले या किसी से मिलती हैं? चेयरमैन के सवाल अब और ज्यादा सीधे हो रहे थे। मैं हमेशा उनके साथ रहता हूं सर, मैंने उन्हें किसी खास से मिलते नहीं देखा। चेयरमैन ने अपनी तीखी नजरों से रोहन को देखा, जैसे वह यह जांच रहे हों कि वह झूठ तो नहीं बोल रहा। क्या तुमने कुछ अजीब देखा है? जैसे मैडम बहुत ज्यादा फोन पर बात करती हों या कहीं छिप कर जाती हों? नहीं सर। मैडम का मूड कैसा रहता है आजकल? उदास दिखती हैं या कुछ और? रोहन ने यथासंभव शांत रहते हुए जवाब दिया, वह हमेशा की तरह ही हैं सर, शांत और चुपचाप। चेयरमैन कुछ और पूछना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बस हाथ हिला दिया। ठीक है, जाओ और मैडम से कहना कि वह एक बार किसी मनोचिकित्सक से मिल लें। कहना कि वह आजकल बहुत तनाव में लगती हैं। क्या मैं उनसे यह कह सकता हूं सर? मैंने कहा है तो तुम्हें करना होगा, समझे? जी सर। रोहन ऑफिस से बाहर आ गया। गलियारे में शांति काकी पोंछा लगाने का नाटक करते हुए इंतजार कर रही थीं। वह रोहन के पास आई, उसे कॉफी दी और धीमी आवाज में कहा, मैडम आजकल रात को सो भी नहीं पा रही हैं, दवाइयां भी ज्यादा लेने लगी हैं, वह डरी हुई हैं। बेटा तुम सावधान रहना। चेयरमैन साहब की नजरें आजकल बहुत अजीब हैं, वह कुछ बड़ा करने की फिराक में हैं। अगली सुबह
जब रोहन गाड़ी की जांच करने गया तो उसे कुछ अजीब मिला। ड्राइवर की खिड़की पर एक छोटा सा एक्स का निशान बना हुआ था। हाथ से पोंछने पर भी वह नहीं मिट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी खास मार्कर से बनाया गया हो। यह निगरानी में रखे गए लक्ष्य का निशान था। रोहन की पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। लंच के समय एक सीनियर ड्राइवर रोहन के पास आया। कैंटीन के एक कोने में बैठकर उसने धीमी आवाज में कहा, अरे तुम सावधान रहना, मैडम के निजी ड्राइवर अब तक 3 बार बदले जा चुके हैं, कोई भी 1 महीने से ज्यादा नहीं टिका। क्यों, क्या हुआ था? पहले वाले का अचानक एक्सीडेंट हो गया, एक ट्रक ने टक्कर मार दी और सिर्फ ड्राइवर ही मरा। अजीब है ना? दूसरा चोरी के इल्जाम में पुलिस स्टेशन गया, अभी जेल में है। और तीसरा बस गायब हो गया, काम पर आया और फिर कभी नहीं लौटा। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए, सब चुपचाप चले गए बिना कुछ कहे। तुम भी सावधान रहना, अगर कुछ भी अजीब लगे तो बस भाग जाना। शाम को प्रीपेड फोन पर प्रिया मैडम का मैसेज आया, अब हमें बहुत सावधान रहना होगा। हम दोनों चेयरमैन ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है, अब हम पीछे नहीं हट सकते। उस रात जब रोहन अपने कमरे में लौटा तो उसे एक अजीब एहसास हुआ। दरवाजे का ताला थोड़ा हिला हुआ लग रहा था, उसका एंगल रोज जैसा नहीं था। मेज की दराज भी थोड़ी खुली हुई थी, उसने उसे बंद करके ही छोड़ा था। कोई अंदर आया था। उसने जल्दी से गद्दे के नीचे देखा, शुक्र है यूएसबी वहीं थी, लेकिन अब घर भी सुरक्षित नहीं था, कोई भी कभी भी आ सकता था। रोहन ने यूएसबी निकाली और उसे अलमारी में गहरे एक सर्दियों के कोट की जेब में छिपा दिया और उसने खिड़की से बाहर देखा। वही काली सेडान फिर से खड़ी थी, कल वाली ही जगह पर। रोहन कंबल ओढ़कर सोचने लगा, अब वह एक ऐसी नदी पार कर चुका था जहां से लौटना नामुमकिन था। उसे अंत तक जाना ही होगा, उसे प्रिया मैडम को बचाना होगा। कुछ दिन बीत गए, चेयरमैन की तरफ से निगरानी और भी ज्यादा खुल्लम खुल्ला हो गई थी। एक सुबह काम पर आते ही सिक्योरिटी टीम के लोगों ने रोहन को रोक लिया। बैग की तलाशी लेनी होगी, चेयरमैन साहब का आदेश है सभी कर्मचारियों के लिए। सिक्योरिटी टीम ने रोहन का बैग खोला और एक एक चीज बाहर निकाली, लंच बॉक्स, पानी की बोतल, तौलिया, यहां तक कि इमरजेंसी दवाइयां भी। शुक्र है यूएसबी उसने गाड़ी में छिपा रखी थी, लेकिन अगर यह तलाशी रोज होती रही तो वह एक दिन पकड़ा जा सकता था। लंच का समय था। जब रोहन बाथरूम से लौटा तो उसने देखा कि एक सहकर्मी ड्राइवर उसके लॉकर के पास खड़ा है। उसने धीरे से फुसफुसाया, भाई अभी सिक्योरिटी टीम वाले तुम्हारा फोन देख रहे थे जब तुम यहां नहीं थे। रोहन का दिल धक से रह गया। उसने फोन देखा, लेकिन बाहर से कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। लेकिन यह तय था कि उन्होंने अंदर की जांच की होगी। शुक्र है सारी जरूरी फाइलें सिर्फ प्रीपेड फोन में थीं। गाड़ी की नियमित जांच के दौरान रोहन को एक और अजीब चीज मिली। गाड़ी के नीचे एक नया जीपीएस उपकरण लगा हुआ था, पुराने वाले के अलावा एक और। वे उसकी लोकेशन को रियल टाइम में ट्रैक करना चाहते थे। रोहन ने जानबूझकर उसे नहीं हटाया, अगर हटाता तो उन पर शक हो जाता। उस शाम बंगले में एक अजीब घटना हुई। डिनर के समय चेयरमैन ने प्रिया मैडम से कहा, सुनो, अगले हफ्ते बोर्ड मीटिंग है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। क्यों? यह मेरा अधिकार है। प्रिया मैडम की आवाज शांत थी लेकिन दृढ़ थी। मैं तुम्हारी सेहत की चिंता कर रहा हूं, तुम आजकल ठीक नहीं लग रही हो, आराम करना बेहतर होगा। मेरी सेहत का मैं खुद ध्यान रख लूंगी, मैं मीटिंग में जरूर आऊंगी। चेयरमैन का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा, बस एक ठंडी मुस्कान दी। ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन बाद में पछताना मत। खाना खत्म होने के बाद प्रिया मैडम ने प्रीपेड फोन से रोहन को मैसेज किया, आज रात 10 बजे बेसमेंट के चौथे फ्लोर का स्टोर रूम। रात के 10 बजे रोहन चुपचाप सीढ़ियों से बेसमेंट के चौथे फ्लोर पर गया। लिफ्ट में सीसीटीवी थे, इसीलिए वह उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। बेसमेंट का चौथा फ्लोर पुराने दस्तावेज रखने का एक स्टोर रूम था। वहां धूल जमी हुई थी और रोशनी भी बहुत कम थी। सीसीटीवी भी नहीं थे। अलमारियों के बीच से प्रिया मैडम निकली। उन्होंने एक काला कोट और टोपी पहनी हुई थी। रोहन जी, माफ करना इतनी रात को। कोई बात नहीं मैडम। रोहन ने अपनी जेब से 3 यूएसबी ड्राइव निकाली। ये बैकअप थे, ये अब तक के सारे सबूत हैं, रिकॉर्डिंग, डैश कैम वीडियो, चेयरमैन साहब की बातचीत। जैसे ही प्रिया मैडम यूएसबी लेने वाली थीं, गलियारे से कदमों की आवाज आई। कोई आ रहा था। रोहन ने जल्दी से यूएसबी वापस अपनी जेब में डाल ली।
प्रिया मैडम दूसरे दरवाजे से गायब हो गईं। स्टोर रूम का दरवाजा खुला। एक सफाई कर्मचारी थी, 50 साल की एक महिला, हाथ में पोंछा और बाल्टी लिए। तुम यहां क्या कर रहे हो? इस समय सफाई कर्मचारी ने शक भरी नजरों से रोहन को देखा। रास्ता भटक गया था, बाथरूम ढूंढ रहा था। बाथरूम दूसरे फ्लोर पर है, यह स्टोर रूम है। सफाई कर्मचारी रोहन को घूरती रही। उसे कुछ शक हो रहा था। रोहन को मजबूरन सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ा। अगली सुबह गलियारे में चेयरमैन और प्रिया मैडम का सामना हुआ। चेयरमैन ने प्रिया मैडम के कान में कुछ फुसफुसाया। रोहन ने यह दूर से देखा। मुझे तुम्हारी सारी योजना पता है। तुम जो भी तैयारी कर रही हो, सब बेकार है। प्रिया मैडम के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और वह बस चली गईं। लेकिन रोहन ने देखा कि उनके हाथ कांप रहे थे। उस दोपहर चेयरमैन के ऑफिस में सेक्रेटरी रिपोर्ट दे रहा था। मैडम पिछले 2 हफ्तों में 7 बार वकीलों के ऑफिस गई हैं, तो वह कुछ तैयारी कर रही है, उस पर नजर रखो। और वह नया ड्राइवर रोहन, वह मैडम के साथ अकेले में ज्यादा समय बिता रहा है। चेयरमैन ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मजेदार है, देखते रहो वह क्या करता है। शाम को सिक्योरिटी चीफ ने रोहन को बुलाया। कल सुबह गाड़ी की नियमित जांच होनी है। तुम्हें सर्विस सेंटर जाना होगा। कैसी जांच? डैश कैम पुराना हो गया है, नया लगाना है। रोहन का दिमाग सुन्न हो गया। डैश कैम उन्हें नहीं मिलना चाहिए, उसमें और भी जरूरी सबूत हो सकते थे। उस रात रोहन जल्दी से बंगले की पार्किंग में गया। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन कोई चारा नहीं था। उसने कार का दरवाजा खोला और डैश कैम का SD कार्ड निकाला। फिर उसने घर से लाया हुआ एक नया SD कार्ड लगा दिया। जरूरी फाइलें पहले ही USB में बैकअप थीं, लेकिन हो सकता है कि और भी सबूत मिल जाएं। उसने ओरिजिनल SD कार्ड को एक लिफाफे में डालकर अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में गहराई से रख लिया। यह काम खत्म करते करते सुबह के 2 बज गए। घर लौटते समय शांति काकी का प्रीपेड फोन पर मैसेज आया, सावधान रहना, आज चेयरमैन साहब ने मैडम से कहा है कि कोई मेहमान आने वाला है, एक मनोचिकित्सक, लगता है रिपोर्ट बनवाने के लिए। रोहन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। देर शाम प्रिया मैडम का भी मैसेज आया, कल से और सावधान रहना, चेयरमैन ने एक मनोचिकित्सक को घर बुलाया है मेरी जांच करने के लिए। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। रोहन छत को घूरते हुए सोचने लगा। चेयरमैन की योजना अब और भी साफ हो रही थी। वह प्रिया मैडम को मानसिक रूप से बीमार साबित करके बोर्ड मीटिंग से बाहर करना चाहता था। समय नहीं था। खिड़की से बाहर देखा तो इस बार 2 काली सेडान खड़ी थीं। निगरानी दोगुनी हो गई थी। रोहन और प्रिया मैडम दोनों अब और भी ज्यादा खतरे में थे। उस रात रोहन लगभग सोया नहीं। उसने सुबह 3 बजे उठकर USB का बैकअप बनाना शुरू किया। सिर्फ एक रखना खतरनाक था, वह छीनी जा सकती थी या खो सकती थी। रोहन ने 5 USB तैयार की। उसने सभी सबूतों को 5 में कॉपी किया। रिकॉर्डिंग, डैशकैम वीडियो, चेयरमैन की बातचीत, सब कुछ। और उसने उन्हें अलग अलग जगहों पर छिपाने का फैसला किया। पहली USB उसने गाड़ी के डैशबोर्ड के एयरबैग कवर के पीछे छिपाई। उसने सावधानी से कवर खोला और उसे अंदर धकेल दिया। दूसरी उसने अपने कमरे के बाथरूम के एग्जॉस्ट फैन के अंदर रखी। वह कुर्सी पर चढ़कर स्क्रू खोलकर उसे छिपाया। तीसरी उसने ऑफिस के लॉकर के दोहरे तले के नीचे रखी। फर्श उठाने पर एक छोटी सी जगह थी। चौथी USB सबसे जरूरी थी। यह उसने शांति काकी को देने का फैसला किया। सुबह जल्दी वह शांति काकी से मिला। बंगले के पीछे जहां कपड़े सुखाए जाते थे वहां कोई नहीं था। काकी, क्या आप यह रख सकती हैं? रोहन ने एक छोटी सी USB दी। शांति काकी ने USB को देखकर उसका मतलब समझ लिया। यह मैडम को बचा सकती है ना? जी, यह सबसे जरूरी है। शांति काकी ने USB को कसकर पकड़ लिया। उनके झुर्रीदार हाथों में ताकत थी। मैं अपनी जान देकर भी इसकी हिफाजत करूंगी। इसे ऐसी जगह छिपाऊंगी जहां कोई नहीं ढूंढ पाएगा। शांति काकी ने USB को अपनी साड़ी के पल्लू में गहराई से बांध लिया। चेयरमैन साहब को जानते हुए 30 साल हो गए। कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसे निकलेंगे। पहले वह एक अच्छे इंसान थे, लेकिन ताकत इंसान को ऐसा ही बना देती है। शांति काकी की आवाज में दुख था। लंच के समय जब वह कैंटीन में खाना खा रहा था तो वही सीनियर ड्राइवर फिर से आया। उसने चारों ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, अरे तुम सच में सावधान रहना, चेयरमैन साहब ने तुम्हारे पीछे आदमी लगाए हैं।
मुझे सिक्योरिटी टीम के एक लड़के ने बताया। मेरे पीछे? हाँ, 24 घंटे की निगरानी। तुम कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, सब रिपोर्ट ऊपर जाती है। रोहन की गर्दन ठंडी पड़ गई। और सुनो, तुमने अपने से पहले वालों के बारे में सुना है? एक्सीडेंट, चोरी, गायब होना? हाँ, सुना है। तो सुनो, पहले वाले ड्राइवर को 10 साल का अनुभव था। उसने कभी एक भी एक्सीडेंट नहीं किया था और अचानक एक ट्रक से टकरा गया। अजीब है ना? दूसरे ने कभी कंपनी का एक पैसा नहीं चुराया था और अचानक चोर बन गया। और तीसरा काम पर आया और बस गायब हो गया। उसके परिवार वाले भी उसे नहीं ढूंढ पाए। रोहन का दम घुटने लगा। वे सब मैडम के निजी ड्राइवर थे। उन्होंने जरूर कुछ देखा या सुना होगा, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ। तुम भी सावधान रहना। सच में उस शाम प्रिया मैडम का एक जरूरी मैसेज आया प्रीपेड फोन पर। आज रात 9 बजे, बगीचे के कोने वाला गजेबो। रात 9 बजे रोहन बगीचे में गया। सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी। गजेबो में प्रिया मैडम एक काला कोट पहने खड़ी थीं। रोहन जी, यह है। प्रिया मैडम ने एक मोटा लिफाफा दिया। यह मेरे पिता की असली वसीयत की कॉपी है, बड़ी मुश्किल से मिली है। रोहन ने लिफाफा लेकर उसे सावधानी से खोला। अंदर कुछ पुराने दस्तावेज थे। यह असली वसीयत है, मेरे पिता ने खुद लिखी थी। रोहन ने कार में दस्तावेजों को ध्यान से देखा, टॉर्च जलाकर पढ़ा। राठौर ग्रुप के 51% शेयर मेरी बेटी प्रिया सिंह राठौर को दिए जाते हैं। मैनेजमेंट का पूरा अधिकार भी उसे सौंपा जाता है। तारीख दिसंबर 2020 की थी, लेकिन कोर्ट में जमा की गई वसीयत अलग थी। उसमें शेयर 30% कर दिए गए थे और मैनेजमेंट के अधिकार का कोई जिक्र नहीं था। और भी अजीब बात तारीख थी। मौजूदा वसीयत मार्च 2021 में नोटरी की गई थी, लेकिन प्रिया मैडम के पिता का निधन जनवरी 2021 में हो गया था। क्या मरने के बाद वसीयत नोटरी की गई थी? यह तो पूरी तरह से जाली है। रोहन ने तुरंत उसकी तस्वीरें खींचकर USB में सेव कर ली। अगले दिन सर्विस सेंटर जाने का दिन था। सिक्योरिटी चीफ खुद साथ गया। जांच के दौरान तुम बाहर इंतजार करो। सिक्योरिटी चीफ और मैकेनिक ने कार को देखा। वे डैश कैम निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रोहन पहले ही SD कार्ड बदल चुका था। चिंता की कोई बात नहीं थी। जांच खत्म होने के बाद चेयरमैन अचानक वहां आ गए। मुझे ऑफिस तक छोड़ दो। रोहन घबराते हुए गाड़ी चलाने लगा। चेयरमैन पिछली सीट पर बैठकर लगातार रोहन को देख रहे थे। मैडम, आजकल कैसी हैं? कोई अजीब हरकत तो नहीं? हमेशा की तरह ही हैं सर। सच में? मुझे तो वह कुछ अजीब लगती हैं। रात को सोती नहीं, किसी से बहुत फोन पर बात करती हैं। रोहन ने शांति से जवाब दिया, मेरी नजर में तो वह ठीक है। चेयरमैन ने अचानक बात बदली। ड्राइविंग की नौकरी मुश्किल है ना? तनख्वाह कम है, बढ़ा दूं? 2 गुनी? अभी भी काफी है सर। या तुम्हें कोई बेहतर पद दे दूं, हेड ऑफिस के ऑपरेशन टीम में? रोहन समझ गया कि चेयरमैन का इरादा क्या है। वह उसे फुसलाने की कोशिश कर रहे थे, पैसे से उसका मुंह बंद करना चाहते थे। मुझे अपनी नौकरी पसंद है सर। चेयरमैन की आवाज ठंडी हो गई। वफादार कर्मचारियों की मैं बहुत कद्र करता हूं, लेकिन धोखा देने वाले को मैं माफ नहीं करता। ऑफिस पहुंचकर चेयरमैन कार से उतरे। जाते जाते उन्होंने एक और बात कही, सोच लेना किसकी तरफ रहने में फायदा है। उस रात प्रिया मैडम का मैसेज आया, अब फैसले का दिन आ गया है। अगले हफ्ते की बोर्ड मीटिंग ही आखिरी मौका है। अगर हम नाकाम हुए तो मैं सच में मानसिक अस्पताल चली जाऊंगी और आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। रोहन ने 5वीं USB निकाली और उसे फिर से जांच लिया। सारी फाइलें ठीक से सेव थीं। अब तैयारी पूरी थी। तभी प्रीपेड फोन बजा। एक कॉल थी, नंबर नहीं दिख रहा था। हेलो, रोहन शर्मा? एक अनजान आदमी की आवाज थी। हमें तुम्हारे परिवार का पता मालूम है। वे पुणे में रहते हैं, है ना? तुम्हारी माँ, छोटी बहन। रोहन के हाथ जम गए। चुपचाप रहो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मिलेंगे, बस अकाउंट नंबर दे दो। कौन हो तुम? यह जानना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बस चुपचाप अपना काम करो। फोन कट गया। रोहन ने कांपते हाथों से USB को फिर से देखा। अब वह सच में एक ऐसी नदी पार कर चुका था जहां से लौटना नामुमकिन था, लेकिन वह हार नहीं मान सकता था। उसने यह काम शुरू किया था और यह सही काम था। अगली सुबह बंगले के डाइनिंग टेबल पर वही हुआ जिसका डर था। चेयरमैन ने प्रिया मैडम के सामने एक लिफाफा फेंका। टक की आवाज के साथ वह मेज पर गिरा। इसे देखो और बताओ तुम क्या सोचती हो। प्रिया मैडम ने लिफाफा खोला। अंदर अस्पताल के कागजात थे। एक मनोरोग की रिपोर्ट। निदान में लिखा था,
गंभीर डिप्रेशन, पैरानॉइड डिसऑर्डर, एंजाइटी, न्यूरोसिस। यह क्या है? तुम्हारी रिपोर्ट है। डॉक्टर साहब ने खुद जांच की है। मैं तो कभी अस्पताल गई ही नहीं। चेयरमैन हंसते हुए बोले, साबित करो। डॉक्टर के साइन भी हैं और अस्पताल की मुहर भी। प्रिया मैडम ने लिफाफा फेंक दिया। यह जाली है, यह धोखाधड़ी है। तो कोर्ट में जाकर साबित करो, अगर कर सकती हो तो। चेयरमैन ने एक ठंडी हंसी के साथ अपनी कुर्सी से उठे। प्रिया मैडम ने कांपते हाथों से पानी का गिलास पकड़ा। खाना खत्म होने के बाद प्रिया मैडम अपने कमरे में चली गईं। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और अकेली बैठ गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शांति काकी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। बिटिया, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं काकी, बस थोड़ी देर। प्रिया मैडम ने शीशे में देखा। आंसू पोंछते हुए उन्होंने खुद से कहा, हार मत मानो, पापा स्वर्ग से देख रहे हैं, तुम्हें अंत तक लड़ना होगा। उस रात रोहन ने एक बड़ा फैसला किया। उसने बोर्ड मीटिंग वाली जगह, हेड ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम को पहले से देखने का फैसला किया। रात के 11 बजे हेड ऑफिस की बिल्डिंग लगभग खाली थी। उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, माफ करना, मैं कल मैडम की गाड़ी की पार्किंग की जगह देखने आया हूं। गार्ड को शक हुआ, लेकिन उसने आई कार्ड देखकर उसे अंदर जाने दिया। रोहन 20वीं मंजिल के कॉन्फ्रेंस रूम में गया। दरवाजा बंद था, लेकिन शीशे का होने की वजह से अंदर दिख रहा था। उसने रूम का लेआउट ध्यान से देखा। सीसीटीवी की जगह भी देखी। इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है यह भी देखा। सबसे जरूरी चीज सामने की बड़ी स्क्रीन थी, प्रेजेंटेशन के लिए। स्क्रीन के बगल में एक कंप्यूटर था और उसमें यूएसबी पोर्ट दिख रहा था। रोहन ने अपने फोन से तस्वीरें खींची। रूम का नक्शा, सीटों की जगह, स्क्रीन की जगह, सब कुछ। और वह चुपचाप बिल्डिंग से बाहर निकल गया। अपने कमरे में लौटकर रोहन ने कागज पर एक नक्शा बनाया। चेयरमैन सबसे आगे, बीच में प्रिया मैडम बाईं ओर। मुझे यूएसबी लगाने का मौका मिलेगा। प्रेजेंटेशन शुरू होने के 5 मिनट बाद जब चेयरमैन अगली स्लाइड पर जाएंगे, रोहन ने 3 प्लान तैयार किए, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। अगर सिक्योरिटी चेकिंग में वह पकड़ा गया तो शांति काकी यूएसबी अंदर ले जाएंगी। अगर मीटिंग के दौरान उसे रोका गया तो प्रिया मैडम समय खींचेंगी। अगर दोनों नाकाम हुए तो वे बाहर मीडिया को खबर देंगे। अगले दिन प्रिया मैडम ने अपने भरोसेमंद वकीलों के साथ एक जरूरी मीटिंग की। यह एक बाहरी लॉ फर्म थी जिसका राठौर ग्रुप से कोई लेना देना नहीं था। क्या हम इस जाली रिपोर्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन हमें सबूत चाहिए। प्रिया मैडम ने धीरे से कहा, सबूत है। चेयरमैन की अपनी आवाज में रिकॉर्डिंग, बगिंग के आदेश, वसीयत में हेर फेर, जबरदस्ती भर्ती की योजना, सब कुछ रिकॉर्ड है। वकील हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। यह तो एक आपराधिक मामला है। दस्तावेजों में हेर फेर, गैर कानूनी जासूसी, धोखाधड़ी, सब कुछ। मैं इसे बोर्ड मीटिंग में सबके सामने रखूंगी। उस दोपहर सिक्योरिटी चीफ ने रोहन को बुलाया। रोहन, बोर्ड मीटिंग वाले दिन तुम्हें हेड ऑफिस में आने की इजाजत नहीं है। जी, क्यों? चेयरमैन साहब का आदेश है। मैडम की गाड़ी कोई और चलाएगा। रोहन को इसका अंदाजा था। चेयरमैन उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, लेकिन रोहन के पास एक बैकअप प्लान था। शाम को वह उस सिक्योरिटी गार्ड से मिला। एक छोटे से बार में शराब पीते हुए उसने अपनी स्थिति बताई। बेशक पूरी कहानी नहीं। भाई साहब, मुझे अंदर जाना ही होगा, क्या आप मदद कर सकते हैं? गार्ड मुश्किल में पड़ गया। अरे, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। प्लीज मदद कर दीजिए। रोहन ने सिर झुका लिया। गार्ड ने कुछ देर सोचा और एक लंबी सांस ली। चल ठीक है, तुम्हारी आंखों में बहुत उम्मीद है, मैं मदद करूंगा, लेकिन सिर्फ एक बार। शुक्रिया। गार्ड ने चुपके से एक आई कार्ड की कॉपी बना दी। बोर्ड मीटिंग वाले दिन सुबह 11:00 से 11:15 के बीच ही काम करेगा। उस समय इमरजेंसी सीढ़ियों से आना। मैं सीसीटीवी का एंगल थोड़ा घुमा दूंगा। उसी बीच अंदर चले जाना। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। उस रात प्रिया मैडम का आखिरी मैसेज आया। रोहन जी, अब मैं सब कुछ दांव पर लगा रही हूं। अगर हम नाकाम हुए तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। मुझे खुशी है कि मुझे लड़ने का मौका मिला। रोहन ने भी जवाब भेजा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना सार्थक काम नहीं किया। हम इस बार जरूर कामयाब होंगे। मैं आपकी रक्षा करूंगा। बोर्ड मीटिंग से पहली रात रोहन सो नहीं सका। उसने 5 यूएसबी को फिर से जांच लिया। एक उसने अपने पास रखी,
एक जूते के सोल के नीचे और एक शांति काकी के पास थी। प्रिया मैडम भी अपने कमरे में जाग रही थी। वह अपने पिता की तस्वीर को देखते हुए प्रार्थना कर रही थी। पापा, क्या मैं कल यह कर पाऊंगी? मुझे हिम्मत दीजिए। रात 11 बजे प्रिया मैडम के फोन पर चेयरमैन का कॉल आया। कल मीटिंग में मत आना, तुम्हारी ही बेइज्जती होगी। यह आखिरी चेतावनी है। प्रिया मैडम ने शांति से जवाब दिया। कल मिलते हैं, और फोन काट दिया। उन्होंने कांपते हाथों को भींचकर मुट्ठी बना ली। एक लंबी रात के बाद आखिरकार फैसले का दिन आ गया। आखिरकार बोर्ड मीटिंग की सुबह हो गई। रोहन सुबह 5 बजे उठ गया। उसने शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कहा, तुम यह कर सकते हो, तुम्हें यह करना ही होगा। उसने अपने कपड़े ठीक किए और जांच लिया कि यूएसबी जूते के सोल के नीचे ठीक से छिपी है या नहीं। एक और उसने अपनी कमरबंद के अंदर की जेब में रखी। प्रीपेड फोन पर प्रिया मैडम का मैसेज आया हुआ था, हिम्मत रखना। बस 2 शब्द थे, लेकिन उनसे बहुत ताकत मिली। बंगले में प्रिया मैडम एक फॉर्मल सूट में तैयार थीं। वह रोज से ज्यादा सलीकेदार और शालीन लग रही थीं। उनके बाल और मेकअप भी एकदम सही थे। शांति काकी ने पास खड़े होकर कहा, बिटिया, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। शायद यह आखिरी बार हो। काकी, ऐसी बातें मत करो बिटिया, तुम जरूर जीतोगी। शांति काकी किचन में गईं और हाथ जोड़कर चुपचाप प्रार्थना करने लगी। भगवान, आज सब ठीक करना, मेरी बिटिया की रक्षा करना। सुबह 8 बजे जैसे ही रोहन बंगले पर पहुंचा, चेयरमैन का सेक्रेटरी आया। रोहन, चेयरमैन साहब तुम्हें तुरंत बुला रहे हैं। रोहन को चेयरमैन के स्टडी रूम में ले जाया गया। चेयरमैन मेज पर बैठे उसे ठंडी नजरों से देख रहे थे। मेज पर एक इस्तीफे का फॉर्म रखा हुआ था। आज की तारीख में इस्तीफा दे दो। सर, आपका मतलब? चेयरमैन ने इस्तीफे को रोहन की ओर धकेला। यहां साइन करो अभी। माफ करना सर, मैं यह नहीं कर सकता। चेयरमैन का चेहरा लाल हो गया। मुझे सब पता है कि तुम क्या जानते हो और क्या कर रहे हो। आज मीटिंग के बाद तुम पुलिस स्टेशन जाओगे। जासूसी, कंपनी के राज लीक करना, सबके सबूत हैं मेरे पास। रोहन ने शांति से जवाब दिया, यह तो वक्त ही बताएगा। सर, चेयरमैन ने मेज पर हाथ पटकते हुए चिल्लाया, कमीने, निकल जाओ, अभी निकल जाओ। रोहन स्टडी रूम से बाहर आ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। सुबह 10 बजे प्रिया मैडम कार में बैठी, लेकिन ड्राइवर रोहन नहीं, कोई और था। रोहन को बंगले में ही रुकने का आदेश मिला था। प्रिया मैडम ने पिछली सीट पर आंखें बंद करके गहरी सांसें लीं। वह खिड़की से बाहर देखते हुए अपने स्वर्गीय पिता को याद कर रही थीं। पापा, मैं आपकी कंपनी को जरूर बचाऊंगी। हेड ऑफिस पहुंचते ही पत्रकारों की भीड़ उमड़ पड़ी। लगता था चेयरमैन ने उन्हें पहले से बुला रखा था। मैडम, क्या यह सच है कि आप मनोरोग का इलाज करा रही हैं? आपकी मैनेजमेंट की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं, इस पर कुछ कहेंगी? प्रिया मैडम बिना कोई भाव दिए उनके बीच से गुजर गईं। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। बिल्डिंग के गेट पर सिक्योरिटी टीम इंतजार कर रही थी। मैडम, माफ करना, लेकिन हमें आपके बैग की तलाशी लेनी होगी। किस अधिकार से? यह बोर्ड मीटिंग का सुरक्षा नियम है, सभी सदस्यों के लिए। प्रिया मैडम ने अपना बैग दे दिया। अंदर सिर्फ कागजात, फोन और मेकअप का सामान था। यूएसबी जैसी कोई चीज नहीं थी। सिक्योरिटी टीम ने निराश होकर बैग लौटा दिया। उसी समय रोहन हेड ऑफिस के पिछले दरवाजा की इमरजेंसी सीढ़ियों की ओर जा रहा था। उसने घड़ी देखी, 11:10। गार्ड भाई ने यही समय बताया था। उसने कॉपी किए हुए आई कार्ड से दरवाजा खोला। बीप की आवाज के साथ हरी बत्ती जली। वह अंदर था। सीसीटीवी का एंगल गार्ड भाई ने वादे के मुताबिक घुमा दिया था। रोहन जल्दी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। 20वीं मंजिल तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांस फूल गई थी, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। गलियारे में उसकी मुलाकात प्रिया मैडम से हुई। वह भी कॉन्फ्रेंस रूम की ओर जा रही थी। रोहन ने एक छोटी सी पर्ची निकालकर मैडम के हाथ में थमा दी। मैं अंदर पहुंच गया हूं, तैयार हूं। प्रिया मैडम ने जल्दी से पर्ची अपनी जेब में डाली और बहुत आंख में थमा दी। धीरे से सिर हिलाया। दोनों ने आंखों में एक दूसरे को हिम्मत दी। रोहन कॉन्फ्रेंस रूम के पीछे की तरफ गया। वहां स्टाफ के लिए एक अलग दरवाजा था, जहां लाइटिंग वाले कर्मचारी बैठते थे। रोहन ने एक काली जैकेट पहनी और कान में ईयरफोन लगा लिया। वह एक टेक टीम का सदस्य लग रहा था। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर शेयर होल्डर एक एक करके आ रहे थे। 15 सदस्य अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। ज्यादातर चेयरमैन की तरफ थे। कुछ के चेहरे पर बेचैनी थी, लेकिन वे कम थे।
एक बुजुर्ग शेयर होल्डर ने पास वाले से फुसफुसाया, क्या यह सही हो रहा है संस्थापक की बेटी को इस तरह निकालना? लेकिन पास वाले ने सिर हिला दिया। चेयरमैन साहब ने ही तो कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया है, नतीजे भी अच्छे हैं। चेयरमैन अंदर आए। उन्होंने एक सलीकेदार सूट पहना था और उनके चलने में आत्मविश्वास था। उन्होंने अपने सेक्रेटरी से फुसफुसाया, आज सब खत्म, रिपोर्ट, शेयर होल्डरों की सहमति, मीडिया, सब तैयार है। आज के बाद प्रिया कुछ भी नहीं है। सेक्रेटरी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुबारक हो सर। प्रिया मैडम कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुईं। सबकी नजरें उन पर टिक गईं। प्रिया मैडम शांति से अपनी सीट की ओर गईं। बाईं ओर कोने में गलियारे में चेयरमैन और प्रिया मैडम एक दूसरे के पास से गुजरे। चेयरमैन ने प्रिया मैडम के कान में फुसफुसाया, आज तुम्हारी जिंदगी खत्म, मानसिक अस्पताल में कमरा बुक हो चुका है। प्रिया मैडम बिना कुछ कहे चली गईं। चेयरमैन ने हौंसते हुए अपनी सीट ले ली। रोहन ने अंधेरे बूथ से कंप्यूटर को देखा। यूएसबी पोर्ट दिख रहा था। उसने जेब से यूएसबी निकालकर उसे कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ में पसीना आ रहा था। उसकी शर्ट पसीने से भीग गई थी। चेयरमैन के प्रेजेंटेशन शुरू करने के 7 मिनट बाद जब वह स्लाइड बदलेंगे तब चुपके से लगा दूंगा। अगर पकड़ा गया तो जो होगा देखा जाएगा। उसने घड़ी देखी, 11:58, 2 मिनट में शुरू होने वाला था। होस्ट मंच पर आया। उसने माइक पर थपथ पाकर आवाज जांची, आप सबसे अनुरोध है कि अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। सभी शेयर होल्डर बैठ गए। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा बंद हो गया। खामोशी छा गई। होस्ट ने कागज खोलते हुए कहा, तो अब हम राठौर ग्रुप की 5वीं नियमित बोर्ड मीटिंग शुरू करते हैं। प्रिया मैडम ने अपनी सीट पर बैठते हुए अंधेरे में रोहन की तरफ एक नजर डाली। रोहन ने भी अंधेरे से धीरे से सिर हिलाया। चेयरमैन मंच पर खड़े हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करेंगे। तनाव का पल शुरू हो गया था। चेयरमैन ने रिमोट लेकर स्क्रीन चालू की। पहली स्क्रीन पर एक ग्राफ दिखा। दोस्तों, पिछले 5 सालों में हमारी कंपनी के प्रदर्शन को देखिए। एक बार ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा था। मेरे सीईओ बनने के बाद हमारी बिक्री 300% बढ़ी है। हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 2 गुना हो गया है। पिछले साल ही हमारा शुद्ध लाभ 500 करोड़ रुपए से ज्यादा था। शेयर होल्डरों ने सिर हिलाते हुए तालियां बजाईं। चेयरमैन के चेहरे पर संतुष्टि थी। हमारा राठौर ग्रुप आज अपने सुनहरे दौर में है। हम इंडस्ट्री में नंबर 1 हैं। अगली स्लाइड आई। कई नंबर और टेबल दिखे। हमारे नए प्रोजेक्ट भी अच्छे चल रहे हैं। विदेश में भी हम सफल हो रहे हैं। एक शेयर होल्डर ने तालियां बजाते हुए कहा, चेयरमैन साहब, आपकी मैनेजमेंट की क्षमता कमाल की है। दूसरे भी सहमत हुए। चेयरमैन ने विनम्रता का नाटक करते हुए हाथ हिलाया, यह सब आप लोगों की वजह से है। लेकिन चेयरमैन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। लेकिन एक दुख की बात है। चेयरमैन ने अगली स्लाइड पर क्लिक किया। प्रिया मैडम की तस्वीर सामने आई। एक पासपोर्ट साइज फोटो जैसा भावहीन चेहरा। यह डायरेक्टर प्रिया सिंह राठौर की मैनेजमेंट में भागीदारी का रिकॉर्ड है। एक टेबल सामने आई। लाल रंग में लिखे नंबर साफ दिख रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले 2 सालों में उनकी उपस्थिति सिर्फ 60% रही है। 10 में से सिर्फ 6 मीटिंग में वह आई हैं और उन्होंने एक भी नया प्रस्ताव नहीं रखा। शेयर होल्डरों में खुसर फुसर शुरू हो गई। क्या उन्हें कंपनी के मैनेजमेंट में कोई दिलचस्पी नहीं है या उनमें क्षमता नहीं है? चेयरमैन की आवाज में आरोप था। क्या ऐसे व्यक्ति को डायरेक्टर के पद पर रहना चाहिए? उन्होंने कंपनी के लिए क्या किया है? प्रिया मैडम बिना कोई भाव दिए बैठी रहीं, लेकिन उनके हाथ उनके घुटनों पर कांप रहे थे। चेयरमैन ने अपनी आवाज धीमी करते हुए गंभीरता से कहा, दरअसल मुझे आपको एक और गंभीर बात बतानी है। यह एक निजी जानकारी है, इसीलिए मैं हिचकिचा रहा था, लेकिन कंपनी के भले के लिए मुझे यह बताना होगा। स्क्रीन पर एक नई तस्वीर आई। एक अस्पताल का लोगो दिखा और फिर एक रिपोर्ट। डायरेक्टर प्रिया सिंह राठौर मनोरोग का इलाज करा रही हैं। मीटिंग में हलचल मच गई। शेयर होल्डर हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने चिल्लाया, क्या निदान है? गंभीर डिप्रेशन, पैरानॉयड डिसऑर्डर, एंजाइटी, कई तरह के लक्षण हैं। स्क्रीन पर रिपोर्ट को बड़ा करके दिखाया गया। डॉक्टर के साइन और अस्पताल की मुहर साफ दिख रही थी। तारीख भी थी। मैं आपको डॉक्टर की राय पढ़कर सुनाता हूं। चेयरमैन ने चश्मा निकालकर पढ़ना शुरू किया। मरीज की वास्तविकता को परखने की क्षमता कम हो गई है और मैनेजमेंट जैसे जरूरी फैसले लेने की क्षमता में भारी गिरावट आई है। अभी दवा चल रही है, लेकिन सुधार धीमा है।
और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की पुरजोर सलाह दी जाती है। एक शेयर होल्डर ने हाथ उठाकर पूछा, क्या यह सच है? आपने पुष्टि की है? चेयरमैन ने गंभीर चेहरे से सिर हिलाया। जी, दुर्भाग्य से यह सच है। एक पति के तौर पर मैं भी बहुत चिंतित हूं। वह रात को सो नहीं पाती और बहुत सारी दवाइयां लेती हैं। चेयरमैन की आवाज में एक चिंतित पति का दुख था, लेकिन यह सिर्फ एक नाटक था। तभी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। प्रिया मैडम बगीचे में अकेले टहल रही थीं। वीडियो को ऐसे एडिट किया गया था जैसे वह खुद से बातें कर रही हों। असल में वह फोन पर बात कर रही थीं, लेकिन आगे पीछे का सब कुछ काटकर सिर्फ अजीब दिखने वाले हिस्से जोड़े गए थे। पीछे से एक भारी आवाज में कमेंट्री चल रही थी। उनकी अस्थिर हालत बनी हुई है। वह रात को सो नहीं पाती और अक्सर खुद से बातें करती हैं। एक और वीडियो चला। प्रिया मैडम डाइनिंग टेबल पर कांपते हाथों से पानी पी रही थी। यह भी एक एडिट किया हुआ सीन था। शेयर होल्डर गंभीर रूप से खुसर फुसर करने लगे। ये तो बहुत गंभीर है। तो वह मनोरोग का इलाज करा रही थीं। ऐसी हालत में कंपनी का काम करना खतरनाक है। प्रिया मैडम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह अपनी सीट से खड़ी हो गईं। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। चेयरमैन ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। अभी बोलने का समय नहीं है। नियमों के मुताबिक प्रस्ताव के बाद सवाल जवाब का समय होगा, तब बोलिएगा। यह मेरे बारे में है। मुझे जवाब देने का अधिकार है। यह सब झूठ है। झूठ जब सारे सबूत हैं। बैठ जाइए, हम नियमों के हिसाब से चलेंगे। चेयरमैन की आवाज ठंडी हो गई थी। प्रिया मैडम को मजबूरन बैठना पड़ा। उन्होंने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि नाखून के निशान पड़ गए। शेयर होल्डर खुसर फुसर करते रहे। रिपोर्ट है तो सच ही होगा। उन्हें सच में इलाज की जरूरत है। ऐसी हालत में मैनेजमेंट में रहना कंपनी के लिए भी ठीक नहीं है। एक शेयर होल्डर ने धीरे से पूछा, लेकिन क्या यह रिपोर्ट असली है? कोई गलती तो नहीं? चेयरमैन ने दृढ़ता से जवाब दिया, बिल्कुल। मैंने डॉक्टर से खुद पुष्टि की है। यह कानूनी रूप से पूरी तरह से वैध रिपोर्ट है। चेयरमैन ने गंभीर चेहरे से अगली स्लाइड पर क्लिक किया। इसलिए मजबूरी में मैं एक प्रस्ताव रखता हूं। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा था, डायरेक्टर प्रिया सिंह राठौर को हटाने का प्रस्ताव। मैं डायरेक्टर प्रिया सिंह राठौर को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव रखता हूं। मीटिंग में एक बार फिर हलचल मच गई। स्थिति उम्मीद से ज्यादा गंभीर थी। उनकी सेहत के लिए और कंपनी के लिए अब उन्हें आराम की जरूरत है। उन्हें अपने इलाज पर ध्यान देना चाहिए। एक शेयर होल्डर ने हाथ उठाया, तो उनके शेयरों का क्या होगा? चेयरमैन ने तैयार जवाब दिया, उन्हें एक ट्रस्ट में डाल दिया जाएगा। एक पेशेवर संस्था उन्हें मैनेज करेगी। यह उनके और कंपनी दोनों के लिए सुरक्षित है। शेयर होल्डर एक एक करके अपनी राय देने लगे। दुख की बात है, लेकिन लगता है कोई और चारा नहीं है। सेहत सबसे पहले है। हमें कंपनी के बारे में भी सोचना होगा। ज्यादातर लोग पक्ष में थे, विरोध में लगभग कोई नहीं था। प्रिया मैडम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने एक गहरी सांस ली। अब आखिरी उम्मीद सिर्फ रोहन था। रोहन अंधेरे में सही समय का इंतजार कर रहा था। उसने यूएसबी को कसकर पकड़ रखा था। उसके हाथ से पसीना बह रहा था। उसका दिल फटने को था। वह अपनी सांस भी रोक कर बैठा था। चेयरमैन ने आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा, तो अब हम वोटिंग करेंगे डायरेक्टर प्रिया सिंह राठौर को हटाने के प्रस्ताव पर। ठीक वही पल था। रोहन ने हरकत की। जैसे ही चेयरमैन ने अगली स्लाइड के लिए रिमोट दबाया, रोहन ने कांपते हाथों से चुपचाप यूएसबी को कंप्यूटर के पोर्ट में लगा दिया। क्लिक। एक छोटी सी आवाज हुई, लेकिन रोहन के लिए यह किसी धमाके जैसी थी। फाइल ऑटो प्ले पर सेट थी। बस कुछ सेकंड का इंतजार था। चेयरमैन ने अपनी बात जारी रखी, वोटिंग से पहले मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं। अचानक स्क्रीन की लाइट झपकी। स्क्रीन बंद होकर फिर से चालू हुई। चेयरमैन घबराकर पीछे मुड़े। क्या हुआ? टेक टीम, कोई दिक्कत है? सेक्रेटरी जल्दी से उठा। उसने बूथ की तरफ देखा, लेकिन स्क्रीन फिर से चालू हो गई। काली स्क्रीन पर सफेद अक्षर धीरे धीरे उभरने लगे, सच्चाई का समय। मीटिंग में सन्नाटा छा गया। सब स्क्रीन को देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और फिर स्पीकर से एक आवाज आई। एक रिकॉर्डिंग थी, एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज। प्रिया अब किसी काम की नहीं है, बस शेयर ट्रांसफर हो जाए। यह चेयरमैन की आवाज थी, बिल्कुल साफ। मीटिंग में पल भर में सन्नाटा छा गया। सभी शेयर होल्डरों ने सांस रोककर स्क्रीन को देखा। चेयरमैन का चेहरा सफेद पड़ गया। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। यह किसने? लेकिन रिकॉर्डिंग रुकी नहीं।
चलती रही। स्पीकर से चेयरमैन की आवाज आती रही, वसीयत में पहले ही हेर फेर कर दी है, सारे वकील हमारी तरफ हैं, पैसे दो तो वे कुछ भी कर देते हैं। सेक्रेटरी की आवाज भी सुनाई दी, प्रिया चाहे जितना भी हाथ पैर मार ले कोई फायदा नहीं होगा, न उसके पास कोई सबूत है न कोई मदद करने वाला। दोनों के जोर जोर से हौसले की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। शेयर होल्डर सदमे में थे, वे एक दूसरे को देख रहे थे जैसे उन्हें यकीन न हो रहा हो। चेयरमैन अपनी सीट से उठे, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। यह झूठ है, यह नकली है। लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं रुकी, दूसरी फाइल चलने लगी। रिपोर्ट तो पैसे से बन गई। एक डॉक्टर को खरीदना कौन सा मुश्किल काम है, 50 लाख में काम हो गया। उन्हें जबरदस्ती भर्ती कराने के लिए सहमति पत्र भी जाली बनवा लिए हैं, जब चाहें अस्पताल भेज सकते हैं। मीटिंग में और भी ज्यादा हलचल मच गई। एक शेयर होल्डर ने चिल्लाया, यह सब क्या हो रहा है? चेयरमैन ने चिल्लाया, यह आय से बनाई गई नकली आवाज है। आजकल तकनीक से सब कुछ मुमकिन है। लेकिन आवाज बहुत असली थी। लहजा, बात करने का तरीका, हंसी, सब कुछ चेयरमैन जैसा ही था। तीसरी रिकॉर्डिंग चली, प्रिया के सारे फोन टैप करो, गाड़ी में भी बग लगा दिया है, उसकी हर हरकत पर नजर रखो। सीसीटीवी भी और लगवा दिए हैं और पीछे आदमी भी लगा दिए हैं। गैर कानूनी जासूसी और निगरानी के आदेश दिए जा रहे थे। एक शेयर होल्डर अपनी सीट में सत्तर से खड़ा हो गया, यह तो साफ साफ अपराध है। चौथी रिकॉर्डिंग चली। इस बार यह चेयरमैन की प्रिया मैडम से कही गई बात थी, तलाक चाहिए तो खाली हाथ निकलो, एक पैसा नहीं मिलेगा, या फिर मानसिक रोगी का तमगा लेकर जियो, चुन लो कौन सा अपमान बेहतर है। प्रिया मैडम को धमकाने और अपमानित करने की बातें थीं। शेयर होल्डर गुस्से में थे, कुछ ने सिर हिलाया, यह कैसे हो सकता है? संस्थापक की बेटी के साथ ऐसा, कितने बेशर्म इंसान हैं। चेयरमैन फिर चिल्लाए, यह किसने किया है? उस अपराधी को ढूंढो। उन्होंने सिक्योरिटी चीफ को देखा। सिक्योरिटी चीफ घबराया हुआ था, तुरंत बूथ में जाओ, यह किसने किया है? सेक्रेटरी चेयरमैन के पास आया और धीरे से कहा, सर शांत हो जाइए, वह रिकॉर्डिंग असली है, उसमें मेरी भी आवाज है। क्या कमीने? तू? चेयरमैन ने सेक्रेटरी का कॉलर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शेयर होल्डर देख रहे थे। सेक्रेटरी एक कदम पीछे हट गया। अब कुछ नहीं हो सकता सर, मान लीजिए। प्रिया मैडम धीरे धीरे खड़ी हुई, उनके कांपते हाथ अब स्थिर थे, उनकी आवाज भी दृढ़ थी। अब मैं बोलूंगी। सभी शेयर होल्डरों ने प्रिया मैडम को देखा। जो आपने सुना वही सच है। चेयरमैन ने मुझे फंसाने और बदनाम करने की कोशिश की। मैंने कभी किसी मनोरोग का इलाज नहीं कराया। वह रिपोर्ट एक खरीदे हुए डॉक्टर ने बनाई है। प्रिया मैडम ने अपने बैग से कुछ कागज निकाले, और यह मेरे पिता की असली वसीयत है। प्रिया मैडम ने कागज ऊपर उठाया। एक शेयर होल्डर ने आकर उसे देखा। यह तो दिसंबर 2020 की वसीयत है। जी, मेरे पिता के निधन से 1 महीने पहले उन्होंने खुद लिखी थी। कागज को स्क्रीन पर दिखाया गया। रोहन ने बूथ से कैमरा एडजस्ट किया था। राठौर ग्रुप के 51% शेयर मेरी बेटी प्रिया सिंह राठौर को दिए जाते हैं। मैनेजमेंट का पूरा अधिकार भी उसे सौंपा जाता है। सब कुछ साफ दिख रहा था, लेकिन चेयरमैन ने जो बोथ है वसीयत कोर्ट में दी है वह अलग है। उसमें शेयर 30% हैं और तारीख भी मेरे पिता के निधन के बाद की है। एक शेयर होल्डर ने चिल्लाया, तो यह मरने के बाद बनाई गई है। प्रिया मैडम ने सिर हिलाया। जी, चेयरमैन ने वकीलों के साथ मिलकर वसीयत में हेर फेर की है। एक और दस्तावेज स्क्रीन पर आया। यह एक बाहरी एक्सपर्ट की हैंडराइटिंग एनालिसिस रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नतीजा दिख रहा था। मौजूदा नोटरी की गई वसीयत पर हस्ताक्षर मृतक के नहीं है। 99% संभावना है कि यह जाली है। शेयर होल्डर पूरी तरह से खिलाफ हो गए थे। एक बुजुर्ग शेयर होल्डर ने चेयरमैन की ओर चिल्लाया, विक्रम, तुमने संस्थापक के साथ यह धोखा किया, उनकी इच्छा को रौंदकर उनकी बेटी को फांसाया। तुम्हें शर्म नहीं आती? चेयरमैन के पास कहने को कुछ नहीं था। होस्ट मंच पर आया। एक जरूरी प्रस्ताव आया है, हम एजेंडा बदल रहे हैं। अब विक्रम सिंह राठौर को चेयरमैन पद से हटाने पर वोटिंग होगी। चेयरमैन ने चिल्लाया, रुको, यह नियमों के खिलाफ है। आधे से ज्यादा सदस्यों की सहमति है, वोटिंग होगी। होस्ट ने शेयर होल्डरों को देखा। विक्रम सिंह राठौर को हटाने के पक्ष में कौन कौन है? लगभग सभी ने हाथ उठाया। 15 में से 14। यह एक तरफा फैसला था। प्रस्ताव पारित हुआ। मीटिंग में तालियां बजने लगी। चेयरमैन पागलों की तरह चिल्लाए, यह कैसे हो सकता है?
मैंने इस कंपनी को बनाया है, तुम सबको मैंने पाला है। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। सिक्योरिटी टीम चेयरमैन को ले जाने लगी। वह छटपटा रहे थे। हाथ मत लगाना, यह मेरी कंपनी है। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। 2 पुलिस वाले अंदर आए। विक्रम सिंह राठौर, आपको दस्तावेजों में हेर फेर, गैर कानूनी जासूसी और धमकी देने के आरोप में हमारे साथ चलना होगा। आपको वकील रखने का अधिकार है। पुलिस ने हथकड़ी निकाली। चेयरमैन की कलाई पर हथकड़ी लग गई। ये नहीं हो सकता। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। हम जानते हैं, इसीलिए हम और भी सख्ती से कार्रवाई करेंगे। चेयरमैन को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। वह गलियारे में चिल्लाते रहे, लेकिन किसी को उन पर दया नहीं आई। प्रिया मैडम अपनी सीट पर बैठकर आंखें बंद कर लीं। एक लंबी लड़ाई खत्म हो गई थी। उनकी आंखें नम हो गईं। अंधेरे में रोहन ने भी चुपचाप अपने आंसू पोंछे। उसने कर दिखाया था, आखिरकार उसने कर दिखाया था। प्रिया मैडम ने पीछे अंधेरे की ओर देखा। उन्होंने रोहन की ओर धीरे से सिर झुकाया। यह एक धन्यवाद था। रोहन ने भी सिर हिलाया। बंगले में टीवी पर लाइव देख रही शांति काकी ने रोते हुए कहा, बिटिया तुमने आखिरकार कर दिखाया। बहुत मेहनत की तुमने। कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर पत्रकारों की भीड़ थी। मैडम, आपका क्या कहना है? क्या आप चेयरमैन पर केस करेंगी? आगे आप मैनेजमेंट कैसे संभालेंगी? प्रिया मैडम ने शांति से जवाब दिया, मैं जल्द ही एक आधिकारिक बयान दूंगी। आज के लिए इतना ही। रोहन चुपचाप पिछले दरवाजे से निकल गया, बिना किसी को पता चले। मेरा काम यहीं तक था, लेकिन उसका दिल गर्व से भरा हुआ था। उसने एक सही काम किया था, यही काफी था। 1 हफ्ता बीत गया। राठौर ग्रुप के हेड ऑफिस में एक अस्थाई बोर्ड मीटिंग हुई। इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। सभी शेयर होल्डरों ने प्रिया मैडम के लिए तालियां बजाईं। प्रिया सिंह राठौर को बोर्ड का चेयरमैन बनाने के पक्ष में कौन कौन है? सभी ने हाथ उठाया सर्वसम्मति से। प्रिया मैडम ने मंच पर आकर धीरे से कहा, मैं अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए इस कंपनी को सही रास्ते पर ले जाऊंगी। मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगी। शेयर होल्डरों ने फिर से तालियां बजाईं। इस बार यह दिल से थीं। उसी दिन कोर्ट ने पूर्व चेयरमैन विक्रम सिंह राठौर की जमानत याचिका खारिज कर दी। दस्तावेजों में हेरफेर, गैर कानूनी जासूसी, धोखाधड़ी, धमकी, कुल 6 आरोप थे। 3 महीने बाद पहली सुनवाई में फैसला आया। 7 साल की जेल, सारी संपत्ति जब्त और मुआवजे का आदेश। कोर्ट में चेयरमैन सिर झुकाए खड़े थे। एक समय के बड़े उद्योगपति की यह दयनीय हालत थी। मीडिया में रोज खबरें छप रही थीं। एक उद्योगपति का पतन, लालच का दुखद अंत, मालकिन को बचाने वाला बहादुर ड्राइवर कौन? रोहन अखबार पढ़ते हुए फीकी हंसी हंसा। बहादुर? मैंने तो बस सही काम किया था। कुछ दिनों बाद रोहन प्रिया मैडम से मिलने गया। उसके हाथ में एक इस्तीफे का पत्र था। मैडम, ये मुझे अंदाजा था। प्रिया मैडम ने इस्तीफा नहीं लिया। मेरा काम खत्म हो गया है। अब आपको शांति से रहना चाहिए। मैं यह नहीं ले सकती। रोहन जी, प्रिया मैडम ने सिर हिलाया। मेरे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है। सेक्रेटेरिएट में स्ट्रेटेजिक सपोर्ट टीम के हेड बन जाइए। लेकिन मैं ग्रेजुएट भी नहीं हूं और मेरे पास कोई अनुभव भी नहीं है। डिग्री जरूरी नहीं है। मैं इंसान को पहचानती हूं। आपने मुश्किल हालात में सही फैसला लिया, वही असली काबिलियत है। रोहन हैरान था। और एक और बात, प्रिया मैडम ने कुछ कागज दिए। राठौर फाउंडेशन एक यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। मैं चाहती हूं कि आप उसे लीड करें। यूथ एम्प्लॉयमेंट? हाँ, मैं नहीं चाहती कि कोई भी नौजवान गरीबी की वजह से अपने सपने छोड़े। मैं आप जैसे संघर्ष करने वाले लोगों की मदद करना चाहती हूँ। रोहन की आंखें भर आईं। क्या मैं यह कर पाऊंगा? आप कर सकते हैं। आप यह कर सकते हैं। रोहन ने कुछ देर सोचा और सिर हिलाया। शुक्रिया मैडम, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। यह खबर तेजी से फैल गई। एक ड्राइवर टीम का हेड बन गया। वह मैडम को बचाने वाला हीरो है। यह तो किसी फिल्म की कहानी जैसी है। शुरू में कुछ कर्मचारियों को शक था, लेकिन जब उन्होंने रोहन को मेहनत से काम करते देखा तो उनकी सोच बदल गई। रोहन सर, प्लीज यह प्रपोजल देख लीजिए। जी, मैं अभी देखता हूं। रोहन सूट पहनकर ऑफिस जाने लगा। शुरू में अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे आदत हो गई। उसने बहुत पढ़ाई की, सीनियर से सीखा और देर रात तक काम किया। 1 महीने बाद प्रिया मैडम ने रोहन को बंगले के बगीचे में बुलाया। दोनों चुपचाप टहल रहे थे। सूर्यास्त बहुत सुंदर था। रोहन जी, आपकी वजह से मैंने अपने पिता की कंपनी को बचाया। मैंने कुछ खास नहीं किया। मैडम, नहीं, अगर आप न होते तो मैं खत्म हो गई होती।
प्रिया मैडम की आवाज में सच्चाई थी। खतरा मोल लेकर मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। क्या आपको डर नहीं लगा था? लगा था। परिवार को धमकी मिली, पीछा किया गया, लेकिन यह सही काम था। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिया मैडम एक पल रुकीं और फिर पूछा, क्या आप आगे भी मेरे साथ रहेंगे? अब एक मालकिन और ड्राइवर के तौर पर नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद साथी के तौर पर। मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। रोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जरूर मैडम। आपने मुझे तब नौकरी दी जब मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने तो बस आपका एहसान चुकाया है। अब मेरी बारी है कंपनी का एहसान चुकाने की। नौजवानों को मौका देना, मुझ जैसे मुश्किल में पड़े लोगों की मदद करना, मैं यह मेहनत से करूंगा। प्रिया मैडम गर्मजोशी से मुस्कुराईं। शुक्रिया रोहन जी। चलिए मिलकर एक अच्छी कंपनी बनाते हैं। बंगले के किचन में शांति काकी चाय बनाते हुए बुदबुदाईं। अब जाकर घर में शांति आई है। बिटिया को हंसते हुए देखे जमाना हो गया। शांति काकी ने रोहन को चाय देते हुए कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बिटिया को बचाने के लिए यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया काकी। 3 महीने बाद मुंबई के एक पॉश इलाके में राठौर यूथ होप सेंटर खुला। यह नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए एक मुफ्त जगह थी। कंप्यूटर, स्टडी रूम, काउंसलिंग रूम, सब कुछ था। उद्घाटन के दिन प्रिया मैडम और रोहन ने मिलकर फीता काटा। नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों ने तालियां बजाईं। रोहन ने माइक लेकर कहा, मैं भी आप लोगों की तरह एक मुश्किल समय से गुजरा हूं। किराया बाकी था, नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आप भी कर सकते हैं। उम्मीद है यह जगह आपकी थोड़ी मदद कर सकेगी। नौजवानों ने जोर जोर से तालियां बजाईं। 6 महीने बीत गए। रोहन पूरी तरह से काम में रम गया था। 100 नौजवानों को नौकरी मिल चुकी थी। मीडिया भी ध्यान दे रहा था। ड्राइवर से सोशल लीडर तक रोहन शर्मा का अविश्वसनीय सफर। एक दोपहर प्रिया मैडम के ऑफिस में मीटिंग थी। अगला प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए? रोहन जी, क्या हम वंचित बच्चों की शिक्षा में मदद कर सकते हैं? गांव और दूर दराज के इलाकों के बच्चों के लिए बहुत अच्छा आइडिया है। प्रपोजल बनाइए। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। शाम को बंगले के बगीचे में प्रिया मैडम और रोहन साथ साथ चल रहे थे। सूर्यास्त बहुत सुंदर था। मैडम, मैं बहुत खुश हूं ऐसा सार्थक काम करके। मैं भी। रोहन जी, पापा भी स्वर्ग में खुश हो रहे होंगे। दोनों चुपचाप चलते रहे। यह एक नई शुरुआत थी, एक साथ बनाए जाने वाले भविष्य की। कैमरा उन दोनों की पीठ को दिखाते हुए धीरे धीरे दूर होता गया। बंगले पर सूर्यास्त की गर्म सुनहरी रोशनी फैल रही थी।